व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। हम लोग पढ़ रहे थे फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बेसिक ऑब्जेक्टिव्स, मीनिंग्स, डिसीजंस के बारे में मैंने आपको बताया था। आज की इस क्लास में हम एक एक डिसीजंस को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या क्या होता है एक्चुअल में। इन्वेस्टिंग डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन, 3 करेंगे या 2 करेंगे या एक ही करेंगे, वो वीडियो की लेंथ के हिसाब से मैं देख लूंगा। बट बहुत ध्यान से समझना है इस चीज को, क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और बच्चों को परेशान करता है, वो मैं होने नहीं दूंगा। तो बहुत ईजी वे में, बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स के साथ आपको समझा दूंगा और पूरा आपको समझ में आ जाएगा। चलिए लेट्स बिगिन। तो चलिए जी, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि इस चैप्टर को ऐसे पढ़ना कि आप एक कंपनी के फाइनेंस मैनेजर हो। फाइनेंस मैनेजर का काम क्या है? हर तरीके से पैसे को बचाना और यूज करना बेस्ट पॉसिबल वे में, ताकि ज्यादा से ज्यादा आप पैसा कमा पाओ। देखो, एक अच्छा फाइनेंस मैनेजर हमेशा ये कोशिश करेगा कि वो जिस भी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे काम करे उस पे खर्चा कम से कम हो और कमाई ज्यादा से ज्यादा हो। ये तो एक आम आदमी की भाषा है ना। तो देखो, 3 पर्टिकुलर डिसीजंस होते हैं: इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग, डिविडेंड। ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। आज सबसे पहले डिसीजन के साथ शुरुआत करते हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन या कैपिटल बजटिंग डिसीजन। अब देखो, समझो, अगर मुझे कोई भी इन्वेस्टमेंट करना है, अब यहां पे प्लीज डू नॉट कंसिडर इट एज कि एफडी इन्वेस्ट कर दूं, शेयर्स में पैसा डाल दूं या फिर डिबेंचर्स में पैसा डाल दूं। नहीं, एक फाइनेंस मैनेजर, एक बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो कि आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, आपको कोई कंपनी खरीदनी है, आपको कोई बिजनेस एक्वायर करना है, तो आप एक फाइनेंस मैनेजर हो। अब जब भी आप इन्वेस्ट करोगे, आप जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करोगे, तो आपको 2 तरीके की जगह इन्वेस्ट करना पड़ेगा। एक, बिजनेस के शुरू में जो पैसा लगता है उसको हम फिक्स कैपिटल बोलते हैं, और एक, उस बिजनेस को चलाने के लिए जो पैसा लगता है उसको हम वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। राइट? तो इन्वेस्ट जब आपको करना है तो वो शॉर्ट टर्म में यानी वर्किंग कैपिटल में, या लॉन्ग टर्म में यानी फिक्स कैपिटल में, किस में करने वाले हो और कितना कितना करने वाले हो, ये भी एक बहुत ध्यान से सोचने वाली चीज होती है। करेक्ट है? अब जब हम यहां पे इन्वेस्टमेंट डिसीजन पढ़ रहे हैं तो हमें सिर्फ लॉन्ग टर्म डिसीजंस के बारे में पढ़ना है। लॉन्ग टर्म का मतलब फिक्स कैपिटल में जब आप इन्वेस्ट कर रहे हो, जब आप कोई लैंड ले रहे हो, कोई बिल्डिंग ले रहे हो, कोई बड़ा बिजनेस एक्वायर कर रहे हो, हम लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं, तो उसको बोलते क्या है? कैपिटल बजटिंग डिसीजन। याद रखना, लॉन्ग टर्म का क्या नाम होता है? कैपिटल बजटिंग डिसीजन। देखो लिखा क्या है: This decision relates to the careful selection of assets in which the funds will be invested by the firms. बहुत ध्यान से उन assets को select करना है जिसमें firm का पैसा invest होगा। Investment decision can be long term और short term, दोनों तरीके से हो सकता है। A firm has to select the most appropriate option out of the various options available, which will bring maximum benefit to the firm. मैंने आपको क्या बताया शुरू में ही? आपको एक ऐसी जगह, एक ऐसे ऑप्शन में इन्वेस्ट करना है जो आपको मैक्सिमम बेनिफिट ला के दे। ठीक है? The firm invests its funds in acquiring fixed assets as well as current assets. एक फर्म अपना पैसा इन्वेस्ट करती है किस चीज में? फिक्स एसेट्स खरीदने में या फिर करंट एसेट्स खरीदने में। When a decision regarding fixed assets is taken, it is called capital budgeting decision. जब भी फिक्स एसेट्स की बात होगी, लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करने की बात होगी, तो उसको क्या बोला जाएगा? कैपिटल बजटिंग डिसीजन। अब कैपिटल बजटिंग में क्या क्या चीजें होती हैं? देखो, साइज ऑफ एसेट्स, कौन कौन से एसेट्स होने चाहिए, प्रॉफिटेबिलिटी कितनी होगी, कॉम्पिटिटिवनेस कितनी होगी, मल्टीपल फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमारा कैपिटल बजटिंग डिसीजन इंपैक्ट होता है। अब आ जाते हैं हमारे पास फैक्टर्स अफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट या फिर कैपिटल बजटिंग डिसीजन। 4 पर्टिकुलर फैक्टर्स हैं जो आपको याद रखने हैं। सर याद कैसे करेंगे? देखो यार, यहां पे क्या हो रहा है, आपने लॉन्ग टर्म के लिए बिजनेस में इन्वेस्ट करना है, आपने लॉन्ग टर्म के लिए एसेट्स में इन्वेस्ट करना है, आपने अपना पैसा लॉन्ग टर्म के लिए फंसाना है किसी प्रोजेक्ट में। अगर तुमने गलती कर दी, किसी गलत प्रोजेक्ट में ये पैसा डाल दिया, तो जीवन भर का रोना हो जाएगा। क्योंकि यहां पे क्या होता है, इरिवर्सिबल डिसीजंस होते हैं। अब तुमने कोई ऐसा एसेट ले लिया जिसमें तुमने लॉन्ग टर्म के लिए पैसा फंसा दिया, एक तो उसमें ह्यूज अमाउंट लगा होगा, बड़ा अमाउंट लगा होगा, तो उसको रीसेल करने में भी दिक्कत आएगी। दूसरा, ऐसे डिसीजंस कभी कभार इरिवर्सिबल हो जाते हैं कि यार एक बार कर लिया तो बदला नहीं जाएगा। तीसरा, इतना ह्यूज अमाउंट इसमें इन्वॉल्व होता है कि आपकी लॉन्ग टर्म ग्रोथ पे इंपैक्ट डालता है। तो ये बहुत सोच समझ के करने होते हैं, अदरवाइज रोना पड़ेगा भैया, रोना पड़ेगा। तो अगर रोने से बचना है तो पहले ही इन 4 फैक्टर्स को कंसिडर कर लो, जिनको याद करने की टेक्निक है क्राई, CRRI। ठीक है ना? तो याद रखना, अगर इन्वेस्टमेंट गलत हो गई, पैसा डूब जाएगा, रोना पड़ेगा ना। तो इसीलिए क्राई का ध्यान रखो, फैक्टर्स का ध्यान रखो और चीजें अच्छी रहेंगी। तो इन्वेस्ट करते टाइम सबसे पहले क्या सोचना है?
कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट। यानी जब भी आप किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हो, जब भी आप किसी बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हो, जब भी आप कोई एसेट खरीदना चाहते हो, तो आप ये देखो कि वो एसेट, वो बिजनेस, वो प्रोजेक्ट आपको कितना कैश फ्लो ला के देगा। समझ रहे हो? अगर आप दो प्रकार का बिजनेस करो, एक बिजनेस उधार का है, एक बिजनेस कैश का है, तो ऑब्वियसली कैश वाले बिजनेस में आपके पास रेगुलर कैश आएगा, रेगुलर कैश का इनफ्लो होगा, बिजनेस करना ईजी होगा। अगर वो बिजनेस उधार पे चलता है दूसरा वाला, तो वहां से आपको कैश फ्लो नहीं आएगा, आपका कैपिटल ब्लॉक होगा, आप अपना पैसा लगाओगे और रिटर्न में कुछ नहीं आएगा, तो वो आपके लिए कोई बहुत अच्छा बिजनेस नहीं है। तो जब भी आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हो, 1 2 3 4, आप ये देखो कि रेगुलर कैश फ्लोज किससे आते हैं, पैसा किससे आएगा, कैश में। ठीक है, देखो लिखा है, whenever a company is investing huge funds in an investment decision, it expects some regular amount of cash flow। भाई पैसा तो चाहिए ना बिजनेस के रोज रोज के खर्चे निकालने के लिए। The amount of cash flow an investment proposal will be able to generate must be analyzed properly। परफेक्ट है। तो सबसे पहले इन्वेस्ट करने से पहले ये सोचो कि कैश फ्लो कितना आएगा। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ROI। देखो आप बैंक में अपना पैसा रखते हो, सेविंग अकाउंट में 3-3.5% का रिटर्न आता है, FD करोगे 6% का, कहीं प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करोगे 8-10-12%, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करोगे 12-15-20%। तो रिटर्न बहुत मैटर करता है कि आपका पैसा कितना बढ़ने वाला है। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो जिसमें आपको 50% का रिटर्न आ रहा है, तो मजा आ गया यार, कि मैंने 100 रुपए की चीज है 200 में बिक जाएगी, मजा आ गया, एकदम शानदार 100% का रिटर्न हो गया। तो आपको यह समझना है कि जब भी आप किसी प्रपोजल में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो वहां से आपको कितना रिटर्न आने वाला है। तो जब भी आप कहीं इन्वेस्ट करो, चेक द रिटर्न, कितना रिटर्न आएगा। देखो, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया टू डिसाइड द इन्वेस्टमेंट प्रपोजल इज द रेट ऑफ रिटर्न। फॉर एग्जाम्पल, प्रोजेक्ट ए इज ब्रिंगिंग 10% रिटर्न, बी इज ब्रिंगिंग 15% रिटर्न, तो हमेशा बी के लिए जाओ। समझ गए? कैश फ्लो हो गया, रिटर्न हो गया। तीसरा क्या होता है? रिस्क। आप ये चेक करो कि प्रपोजल में रिस्क कितना इन्वॉल्व है। देखो, हर बिजनेस में रिस्क है, बिजनेस की शुरुआत ही रिस्क से होती है। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक से बिजनेस का क्या होता है? रिस्क, राइट। अब रिस्क से भागा तो नहीं जा सकता, लेना तो पड़ेगा, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आंख बंद करके ब्लाइंड रिस्क लेते रहो, ऐसा भी नहीं है। तो यू शुड टेक कैलकुलेटिव रिस्क ना। जब हम कोई भी स्पोर्ट्स खेलते हैं तो हमें थोड़ा एग्रेसिव होकर खेलना पड़ता है। अगर भाई विराट कोहली क्रिकेट खेल रहा है, राइट, अगर वो मारने की कोशिश ही नहीं करेगा, बाउंड्री के लिए जाने की ट्राई नहीं करेगा, तो बाउंड्री कैसे जाएगी? जितने भी बैट्समैन आप देखोगे पावर हिटर्स होते हैं, है ना, अब उनका कैच छूट जाए, राइट, अब वो बैट्समैन बाद में फिर 100 कर जाए। अभी रिसेंटली मैक्सवेल ने वर्ल्ड कप के मैच में अफगानिस्तान को एक तरफा 200 स्कोर कर गया। बाद में उन लोगों ने बोला अरे ये तो इसलिए कर गया भाई, उसके कैच छूट गए थे। भाई कैच भी तो उसी के इसलिए छूटे ना, क्योंकि वो मारने की ट्राई कर रहा था। वो मारने की कोशिश ही ना करता, डिफेंसिव खेलता रहता, तो वो क्या कैच छूटते। तो उसने रिस्क लिया, रिवॉर्ड उसके सामने आ गया। बट ब्लाइंड रिस्क नहीं लेने, यू शुड टेक कैलकुलेटिव रिस्क। तो जब भी बिजनेस की बात होगी तो रिस्क लोगे तो रिटर्न भी आएगा, लेकिन ऐसे रिस्क मत लो कि भैया पैसा ही डूब जाए। तो रिस्क ऐसा हो, ना कम हो ना ज्यादा हो, मॉडरेट लेवल का रिस्क हो। तो क्या बोलेंगे? विद एवरी इन्वेस्टमेंट प्रपोजल देयर इज सम डिग्री ऑफ रिस्क। कंपनी मस्ट ट्राई टू कैलकुलेट द रिस्क इन एवरी प्रपोजल एंड शुड प्रेफर इन्वेस्टमेंट प्रपोजल विद अ मॉडरेट डिग्री ऑफ रिस्क। ठीक है। लास्ट क्या आता है? इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वॉल्व। अब हमने देख लिया कैश फ्लो भी अच्छा आ रहा है, रिटर्न भी आ रहा है, रिस्क भी मॉडरेट है। अब ये तो देख लो कि जिस बिजनेस में इन्वेस्ट करने जा रहे हो उसमें लेबर अवेलेबल होगी या नहीं होगी, टेक्नोलॉजी लगातार अवेलेबल होगी या नहीं होगी, गवर्नमेंट पॉलिसीज उस पर बहुत स्ट्रिक्ट तो नहीं है, उसके लिए लाइसेंसेस वगैरह तो नहीं चाहिए। तो बिजनेस में तो मल्टीपल और फैक्टर्स भी हैं जो आपको देखने हैं, उसको हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया। तो क्या चीजें होती हैं? Along with the rate of investment, return, risk and cash flow, there are various other criteria which helps in selecting an investment proposal, जैसे availability of labor, technology, input, machine, ये सब भी तो चेक करना है, तभी आप इन्वेस्ट करोगे, नहीं तो आप इन्वेस्ट नहीं करोगे। तो जब भी आपको इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना है, 4 फैक्टर ध्यान से देखने हैं, कैश फ्लो, C, रिटर्न, रिस्क, इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया। चारों नहीं देखोगे तो रोना पड़ेगा, क्राई, याद रहेगा? ठीक है, चलो जी। सर क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है इन्वेस्टमेंट ध्यान से करना? सबसे पहले अगर आप गलत इन्वेस्टमेंट करोगे तो मैंने आपको अभी बताया ये आपकी लॉन्ग टर्म ग्रोथ पे इंपैक्ट डालेगा, क्योंकि इतना ह्यूज अमाउंट आपने इन्वेस्ट कर दिया कि बाद में आप नहीं कमा पाओगे भैया इतना पैसा। तो ध्यान से इन्वेस्ट करो, लॉन्ग टर्म में आपको बहुत इंपैक्ट करेगा। लार्ज नंबर ऑफ फंड्स इन्वॉल्व, इसके अंदर इतने ज्यादा अमाउंट फंड्स इन्वॉल्व होते हैं
कि इंसान बार बार नहीं कमाता यार। तभी बोलते हैं ना, इंसान जब मकान बनाता है तो बहुत ध्यान से बनाना चाहिए, क्योंकि पूरे जीवन की कमाई लग जाती है उसके अंदर। तो इसके अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स इन्वॉल्व होते हैं, तो इसको ध्यान से करना चाहिए। तीसरा क्या होता है, रिस्क। रिस्क में क्या होगा, रिस्क आपको कैसा लेना है, मॉडरेट रिस्क लेना है। फिक्स कैपिटल डिसीजन इन्वॉल्व्स ह्यूज फंड्स व्हिच कैरी हाई रिस्क आल्सो, तो ध्यान से चीजें करनी है। इरिवर्सिबल डिसीजंस, ऐसे डिसीजंस कई बार कैसे होते हैं, इरिवर्सिबल हो जाते हैं, इजीली आप इनको रिवर्स नहीं कर सकते हो। तो व्हेनेवर यू टेक एन इन्वेस्टमेंट डिसीजन बहुत ध्यान से लिया जाए। कंक्लूजन, देयरफॉर द फाइनेंस मैनेजर मस्ट कंपेयर द अवेलेबिलिटी ऑफ ऑल्टरनेटिव्स वेरी केयरफुली एंड देन ओनली डिसाइड वेयर टू इन्वेस्ट एंड द मोस्ट वैल्यूएबल रिसोर्स फॉर द फर्म। समझे? तो दिस इज हाउ इन्वेस्टमेंट डिसीजन की बात होती है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन का हमने मतलब पढ़ लिया, इन्वेस्टमेंट डिसीजन के हमने मल्टीपल फैक्टर्स पढ़ लिए। तो देखो हमारा ये वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको यहाँ तक की सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हैं। अब चलते हैं हम लोग दूसरे डिसीजन की तरफ, जो कि है फाइनेंसिंग डिसीजन। ठीक है, अब फाइनेंसिंग डिसीजन क्या होता है? देखो मैंने आपको जब ये डिसीजन समझाए थे तो मैंने आपको बताया था कि बीइंग अ फाइनेंस मैनेजर आपको ये भी डिसाइड करना है कि पैसा मेरे पास आएगा कहाँ से। अगर कल को ग्रोथ अपॉर्चुनिटी होगी, मुझे पैसा चाहिए, तो पैसा मैं कहाँ से अरेंज कर सकता हूँ? क्या मैं अपना खुद का पैसा लगाऊं, यानी कि क्या मैं अपनी सेविंग्स, रिटेन्ड अर्निंग्स यूज़ कर सकता हूँ, या फिर मैं शेयर्स इशू कर सकता हूँ? अगर मैं शेयर्स इशू करता हूँ तो बाहर वाला मालिक बनता है इंसान, ओनर्स फंड्स हम इसको बोलते हैं। या फिर मैं बोरो करूँ। बोरो करने का क्या मतलब होता है कि मैं लोन ले लूँ, बैंक से लोन ले सकता हूँ, पब्लिक से लोन ले सकता हूँ जिसको हम डिबेंचर इशू करना बोलते हैं, फ्रेंड से लोन ले सकता हूँ जिसको हम प्राइवेट बोरोइंग भी बोलते हैं। तो मेरे पास दो सोर्सेज होते हैं बच्चे। क्या क्या सोर्सेज हैं? या तो मैं अपना पैसा लगा लूं, ओनर्स फंड्स, या फिर मैं बाहर से बोरो कर लूं, बोरोड फंड्स। तो दो ऑप्शंस हैं। अब इन दोनों को वे करना है, किसमें ज्यादा बेनिफिट्स, किसमें कम नुकसान, क्या क्या चीजें हैं। अब इनको कैसे वे करोगे? देखो यहाँ पे मैंने ओनर्स फंड्स रखे हुए हैं, यहाँ पे बोरोड फंड्स रखे हुए हैं। आप अपनी कॉपी में दो जगह लिख सकते हो। ये जो ओनर्स फंड्स होते हैं ना, ये कॉस्टली होता है बेटा रेज करना। कॉस्टली का मतलब जब भी आप शेयर्स इशू करोगे तो आपको एक्सपेंसिव होगा, इसमें फ्लोटेशन कॉस्ट आएगा, इसके अंदर मल्टीपल लीगल फॉर्मेलिटीज आएंगी, कॉम्प्लिकेशंस आएंगे, तो ये कॉस्टली होता है हमेशा। और ये जो बोरोड फंड्स होते हैं, जो आप पैसा बोरो कर रहे हो, ये सस्ता जरूर होता है लेकिन ये रिस्की बहुत होता है। अगर आप इसको चुका नहीं पाए तो आपकी संपत्ति तक बिक जाएगी। लोन वाली बात है, अगर आप लोन नहीं चुकाओगे तो जो भी आपने मॉर्गेज करा होगा सेल ऑफ हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। तो इन दोनों की कॉस्ट और रिस्क कंपेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इक्विटी इज कॉस्टली, डेट इज रिस्की। तो इन दोनों को कंपेयर करके ध्यान से देखना है कि मुझे एक से बोरो करना है, या फिर मैं इक्विटी में जाऊंगा, या फिर मैं दोनों का कॉम्बिनेशन बनाऊंगा, क्या मेरे लिए बेस्ट रहेगा। तो एक फाइनेंस मैनेजर को अब ये सोचना है कि फाइनेंसिंग कैसे होगी। फाइनेंसिंग कैसे होगी मतलब पैसा कहां से आएगा। आओ देखें। The second most important decision is that a finance manager has to take is deciding the source of finance. Source of finance मतलब कि source से पैसा आने वाला है। A company can raise finance from various sources, but main sources जो हैं वो दो categories में divided हैं, owners funds और borrowed funds। ऑनर्स फंड्स कौन से हैं? जिसमें हम शेयर कैपिटल की बात करेंगे, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स और रिटेन्ड अर्निंग्स की बात करेंगे। बोरोड फंड्स की बात करता हूं तो यहाँ पे पैसा बोरो करना, डिबेंचर, लोन, बॉन्ड, ये सब इसमें आ जाते हैं। डिसाइडिंग हाउ मच टू रेज फ्रॉम विच सोर्स इज अ कंसर्न ऑफ फाइनेंसिंग डिसीजन। कितना किस सोर्स से रेज करना है, ये एक कंसर्न है फाइनेंसिंग डिसीजन का। ठीक है, द बोरोड फंड्स इन्वॉल्व रिस्क, ये आ गया देखो। वेयर एज इन ओनर्स फंड्स देयर इज नो फिक्स कमिटमेंट ऑफ रीपेमेंट एंड देयर इज नो रिस्क, बट फाइनेंस मैनेजर प्रेफर्स अ मिक्स ऑफ बोथ। फाइनेंस मैनेजर एक मिक्स डिसाइड करता है यूजुअली, कि कुछ बोरो कर लिया, कुछ ओनर्स फंड्स अरेंज कर लिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब सर कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमें अफेक्ट करते हैं इन टेकिंग द फाइनेंसिंग डिसीजन। जब भी मैं फाइनेंसिंग डिसीजन की बात करूंगा बेटा, तो ये हमारे पास फैक्टर्स आ जाते हैं। सर इसका मेमोरी टेक्निक भी बता दो जल्दी से। इसका मेमोरी टेक्निक देखो, पहले वाले का क्राई था CRR, इसका मेमोरी टेक्निक है C3F2RS। केमिस्ट्री का कोई फॉर्मूला लगता है, C3F2RS। 3 C, कॉस्ट, कैश फ्लो, कंट्रोल, 2 F, फिर R और एक S। C3F2RS अपने पास लिख लेना मेमोरी टेक्निक में, साथ साथ बता के चलता हूं। C3F2RS। सबसे पहले एक फाइनेंस मैनेजर क्या चेक करेगा? कॉस्ट।
कौन सा एक्सपेंसिव पड़ रहा है, किसको अरेंज करने में पैसा ज़्यादा खर्च हो रहा है, किस में पैसा ज़्यादा लग रहा है। तो जब मैं कॉस्ट की बात करूंगा तो क्या होगा, देखो, द कॉस्ट ऑफ रेजिंग फाइनेंस फ्रॉम वेरियस सोर्सेज आर डिफरेंट। फाइनेंस मैनेजर ऑलवेज प्रेफर द सोर्स विद मिनिमम कॉस्ट। इसका आपको खास तौर पे ध्यान रखना है। एक अच्छा फाइनेंस मैनेजर हमेशा कोशिश करेगा कि मैं उस सोर्स से पैसा रेज करूं जहां पे सबसे कम खर्चा आए। आज की क्लास के शुरू में ही मैंने आपको बताया था, खर्चा कम से कम और बेनिफिट ज्यादा से ज्यादा, ये दिमाग में रखना है एज अ फाइनेंस मैनेजर, ठीक है। तो कॉस्ट कम से कम होनी चाहिए। दूसरा, कैश फ्लो पोजीशन। सर कैश फ्लो पोजीशन का क्या मतलब है कि आपके पास कैश है या नहीं है। देखो, अगर आप शेयर्स इशू करते हो तो डिविडेंड आप तभी दोगे अगर आपके पास प्रॉफिट्स होंगे। प्रॉफिट्स नहीं होंगे तो डिविडेंड नहीं दिया जाएगा, दिस इज क्वाइट ऑब्वियस, और वहां कोई कंपल्जन नहीं है। लेकिन अगर आपने कर्जा ले लिया, अगर आपने डेट ले लिया, तो उस पर ब्याज देना ही पड़ेगा, इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा विद प्रिंसिपल। जो इंस्टॉलमेंट है आपकी, जो आपको वापस करना ही करना है, वो आप मना नहीं कर सकते। जिनके लोन्स थे कोविड के टाइम पे भी, उनको ने लोन्स पे किस्तें दी हैं, वो मना नहीं कर सकते कि भैया नहीं है हमारे पास पैसा, देना पड़ा, नहीं बच सकते आप कर्जे से। तो कर्जे में क्या होता है, आपको एक फिक्स्ड इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल, इंस्टॉलमेंट तो देनी ही देनी है, तो आपके पास पैसा होना जरूरी है। तो अगर आपके पास कैश फ्लो नहीं होगा तो डेट तो आपके लिए रिस्की है भैया, मत लो। तो अगर डेट से आप पैसा रेज करना चाहते हो तो अपनी कैश फ्लो स्ट्रॉन्ग रखो। तो क्या बोलेंगे, अ स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो पोजीशन में मेक डेट फाइनेंसिंग मोर वायबल। ठीक है ना, आप डेट से पैसा तभी ले सकते हो अगर कैश फ्लो आपका स्ट्रॉन्ग हो। विद स्मूथ एंड स्टेडी कैश फ्लो कंपनीज कैन इजीली अफोर्ड बोरोड फंड्स, बट व्हेन कंपनीज हैव शॉर्टेज ऑफ कैश तो फिर ओनर्स फंड्स में जाना चाहिए, इसमें नहीं जाना चाहिए। तीसरा आता है बेटा कंट्रोल कंसीडरेशन। कंट्रोल कंसीडरेशन का मतलब होता है कि देखो, मैं एज्यूम कर लेता हूं कि 15 लोगों की कंपनी है, 15 पीपल, 15 लोगों की कंपनी है। अब उन्हें पैसा चाहिए, ठीक है, अब कोई ग्रोथ अपॉर्चुनिटी आ रही है, दे नीड फाइनेंस। उन्होंने सोचा शेयर इशू कर देते हैं। अब अगर शेयर इशू कर रहे हैं तो 15 लोग और आ रहे हैं एज अ शेयर होल्डर। तो शेयर होल्डर तो मालिक होता है भाई, उसको वोटिंग राइट्स भी मिलेंगे। तो पहले जितने भी डिसीजन होते थे ये 15 लोग करते थे, अभी जितने भी डिसीजन होंगे तो 15 + 15 30 लोग करेंगे। तो हो सकता है इनका माइंडसेट, ओपिनियन, इनका थॉट प्रोसेस कुछ और हो, आपका थॉट प्रोसेस कुछ और हो, तो आपका कंट्रोल बट गया। आपने क्या करा, अपना कंट्रोल लूज कर दिया। पहले आप 15 लोग डिसाइड करते थे, अब अगले वाले 15 भी इंटरफेयर करेंगे डिसीजंस में। तो आपने अपना कंट्रोल डाइल्यूट कर दिया। डाइल्यूट करने का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट कर दिया एक तरीके से, राइट। तो अगर आपको कंट्रोल बांटने में प्रॉब्लम नहीं है, आपको कोई दिक्कत नहीं है कि आज आप डिसीजन लेते हो, कल आपके साथ 2 लोग और मिलकर इंटरफेयर करें, वो भी डिसीजंस में पार्टिसिपेट करें, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप इक्विटी में जा सकते हो, शेयर्स इशू कर सकते हो, ओनर्स फंड्स में जा सकते हो। लेकिन अगर आप ये चाहते हो कि कंट्रोल पूरा का पूरा आप ही का रहे, शुरू से लास्ट तक कंपनी आपकी ही रहे, पहले भी आप ही डिसाइड करते थे, अब भी आप ही डिसाइड करोगे, हर चीज आप बांटना ही नहीं चाहते बिल्कुल भी कंट्रोल, तो फिर आप डेट में जाओ। क्योंकि डेट में क्या होता है, जो भी आपका डिबेंचर खरीदता है वो आपका क्रेडिटर बनता है। बैंक लोन लोगे तो आपका क्रेडिटर बनेगा, आपको बस उसको पैसा देना है, उसका आपके बिजनेस में कोई भी इंटरफेरेंस नहीं है। तो अगर आपको कंट्रोल बांटने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको लगता है ठीक है यार कोई दिक्कत नहीं है, तो शेयर्स इशू कर दो। लेकिन इफ यू वांट कि आप ही का पूरा कंट्रोल बना रहे तो फिर आप डेट में जाओ। ठीक है, क्या लिखा है देखो, इफ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स वांट टू रिटेन कंप्लीट कंट्रोल दे प्रेफर बोरोड फंड्स। फिर वो क्या प्रेफर करते हैं, बोरोड फंड्स। सही है, अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है, इफ द शेयर होल्डर्स डू नॉट माइंड लूजिंग कंट्रोल, तो फिर आप ओनर्स फंड्स में जा सकते हो। परफेक्ट है बेटा। अब C3 हो गए, कॉस्ट समझ में आ गया, कैश फ्लो समझ में आ गया, कंट्रोल समझ में आ गया। नंबर 4 इज फ्लोटेशन कॉस्ट। सर व्हाट इज फ्लोटेशन कॉस्ट? फ्लोटेशन कॉस्ट किसको बोलते हैं? तो देखो बच्चों, फ्लोटेशन कॉस्ट होती है कॉस्ट ऑफ इशू। यहां पे कॉस्ट में टोटल कॉस्ट आ गया था। फ्लोटेशन कॉस्ट इज ओनली द कॉस्ट ऑफ इशू। तो अगर शेयर इशू करने में या डिवेंचर इशू करने में कॉस्ट बहुत ज्यादा आ रही है तो आप अदर ऑल्टरनेटिव्स देख सकते हो, जैसे बैंक लोन हो गया, लोन फ्रॉम फ्रेंड हो गया, रिटेन्ड अर्निंग्स यूज कर सकते हो। तो आप फ्लोटेशन कॉस्ट भी एक बार चेक करते हो कि सिक्योरिटीज को इशू करने में कितना खर्चा आ रहा है। बहुत ज्यादा आ रहा है तो आप सिक्योरिटी इशू ना करके किसी और सोर्स से पैसा अरेंज कर सकते हो। देखो क्या लिखा है, इट रेफर्स टू द कॉस्ट इन्वॉल्व इन द इशू ऑफ सिक्योरिटीज, जैसे ब्रोकर कमीशन हो गया, अंडर राइटर की फीस हो गई, है ना, ब्रोकर का कमीशन, अंडर राइटर की फीस, एक्सपेंसेस ऑन प्रोस्पेक्टस आ गए। फर्म प्रेफर करती है सिक्योरिटी जिसमें सबसे कम फ्लोटेशन कॉस्ट हो।
ओके, कॉस्ट भी लीज चाहिए थी, फ्लोटेशन कॉस्ट भी लीज चाहिए। नेक्स्ट आता है फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट्स। फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब होता है कि आपकी बिजनेस को चलाने के ऑलरेडी कुछ फिक्स्ड खर्चे हैं। रेंट हो गया, इंश्योरेंस प्रीमियम हो गया, आपने कोई लोन पहले से लिया हुआ है जिस पे आप इंटरेस्ट पे करते ही करते हो, उसकी फिक्स इंस्टॉलमेंट हो गई। तो आपके पास अगर ऑलरेडी कुछ फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट हैं, आपके कुछ ऑपरेशंस के कॉस्ट ऑलरेडी फिक्स्ड है, चाहे वो बिल्डिंग रेंट हो, चाहे वो इंश्योरेंस हो, चाहे वो सैलरी हो, तो फिर उस सिनेरियो में आप और ज़्यादा रिस्क मत लो यार, है ना। तुम्हारे पास अगर ऑलरेडी फिक्स कर्जे बंधे हुए हैं तो फिर तुम डेट में मत जाओ यार अभी फिलहाल, क्योंकि तुम ऑलरेडी बाउंड हो बहुत सारे फिक्स्ड कॉस्ट से। लेकिन अगर तुम्हारे ऊपर कोई फिक्स कॉस्ट नहीं है, ऐसा कोई फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट नहीं है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर तो आप डेट से भी पैसा रेज कर सकते हो और इक्विटी से भी कर सकते हो, तुम्हारी इच्छा है। बट अगर ऑलरेडी कुछ फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट है तो फिर उस सिनेरियो में डेट से फाइनेंसिंग करना फेवरेबल नहीं माना जाता। ठीक है, देखो क्या लिखा है। इफ अ कंपनी इज हैविंग हाई फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट then it must prefer owners funds because due to high fixed operating cost the company may not be able to pay interest on debt security, जो कंपनी के लिए ट्रबल हो सकता है। परफेक्ट हो गया बेटा, C3 हो गया, F2 हो गया। R क्या है? रिस्क। रिस्क तो फिर से वही पहले वाला है, आपको मॉडरेट रिस्क में जाना है, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी। लास्ट आता है बच्चों स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट का क्या कंडीशन चल रहा है। अब देखो मार्केट के लिए आप यहाँ स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मैं यहीं तक रखूंगा। मार्केट के लिए मुझे आपको एक डायग्राम पढ़ाना है, हो गया। अब देखो, जब भी मैं मार्केट की बात करूंगा तो मार्केट में चार चीजें होती हैं। सबसे ऊपर होता है बेटा बूम। बूम का क्या मतलब होता है कि मार्केट बहुत अच्छे तेजी पे, बहुत अच्छा बिजनेस मार्केट में हो रहा है। बूम का मतलब ये होता है। फिर होता है मार्केट में रिसेशन, इसको हम बिजनेस साइकिल भी बोलते हैं। फिर आता है डिप्रेशन और फिर आता है हमारे पास रिकवरी, राइट। तो अभी मैं आपको बोल रहा हूं, एक ये वाला फेज ले लो बूम और एक ये वाला फेज ले लो डिप्रेशन। ओके, अब इसको स्टॉक मार्केट में क्या बोलते हैं? बूम को हम क्या बोलते हैं? बूम को हम बोलते हैं बुलिश फेज। बुलिश का मतलब सब ऊपर है, सारे के सारे लोग पैसा कमा रहे हैं, बढ़िया मार्केट में सब कुछ बढ़ रहा है। और अगर डिप्रेशन में होता है, रिसेशन में होता है, इसको हम बोलते हैं बियरिश फेज। बियरिश का मतलब होता है सब नीचे है, सबका पैसा डूब रहा है, सबका पैसा डूब रहा है। तो देखो, जब बुलिश फेस होता है ना मार्केट में, बुलिश फेस का मतलब होता है सबका पैसा बढ़ रहा है, जो भी पैसा इन्वेस्ट कर रहा है उसका पैसा बढ़ रहा है। तो इसमें इंसान रिस्क लेना पसंद करता है। इंसान बोलता है यार ठीक है, मेरा भी पैसा बढ़ जाएगा, मैं मार्केट में इन्वेस्ट करूंगा। तो इस टाइम पे कंपनी को शेयर्स इशू करने चाहिए। शेयर्स का मतलब ओनर्स फंड्स में जाना चाहिए, क्योंकि हर इंसान ये चाहता है कि मैं शेयर खरीदूं, मेरा भी पैसा बढ़ेगा। लेकिन अगर बियरिश फेस चल रहा है, डिप्रेशन चल रहा है, इकोनॉमी में पैसा नहीं है, मार्केट डाउनफॉल पे है, सब कुछ नीचे है, गिरा पड़ा है, तो उस टाइम पे शेयर इशू करके कोई फायदा नहीं है, कोई नहीं खरीदेगा भाई। जब पता है कि पैसा डूब रहा है, मार्केट डूब रही है, तो उस सिनेरियो में इंडिविजुअल्स नॉर्मली छोड़ते हैं कि अभी नहीं यार, अभी रिस्क नहीं लेते। तो बियरिश फेस में हम लोग क्या बोलते हैं? अ कंपनी शुड प्रेफर डेट, डिबेंचर्स इशू करो, क्योंकि डिबेंचर्स का सामने वाले इन्वेस्टर को भी पता है कि भैया फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलना ही मिलना है ना, इस पे तो कोई रिस्क ही नहीं है। तो अगर बुलिश फेस है, बढ़िया चल रही है मार्केट, तो कंपनी शुड प्रेफर ओनर्स फंड्स, दैट इज शेयर्स। अगर बेयरिश फेस है, मार्केट डाउनफॉल पे है, तो फिर आप किस में जा सकते हो? डेट में जा सकते हो। परफेक्ट हो गया, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं आपको एक बार फटाफट रीड करा दूं, इसमें क्या लिखा था। देखो, द कंडीशंस ऑफ द कैपिटल मार्केट, कैपिटल मार्केट का मतलब शेयर मार्केट है, ऑल्सो हेल्प्स इन डिसाइडिंग द टाइप ऑफ सिक्योरिटी टू बी रेज्ड ड्यूरिंग बूम पीरियड। इट इज इजी टू सेल इक्विटी शेयर्स एज पीपल आर रेडी टू टेक रिस्क्स, वेयर एज डिप्रेशन में देयर इज मोर डिमांड फॉर डेट सिक्योरिटीज। परफेक्ट है बेटा। तो हम लोगों ने आज कवर करे दो डिसीजंस, फाइनेंसिंग हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया। अगली क्लास में मैं आपको डिविडेंड डिसीजन कराऊंगा। इसमें फैक्टर्स बहुत सारे हैं, 13-14 फैक्टर्स हैं, तो इसमें टाइम लगेगा। जितना आज दोनों में लग गया या अकेला ले जाएगा, इसको अगली क्लास में करते हैं। और फिर कैपिटल स्ट्रक्चर, फाइनेंशियल प्लानिंग और चैप्टर आपका एंडिंग की तरफ चला जाएगा, फिक्स कैपिटल, वर्किंग कैपिटल के बाद। तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। मुझे बताना कमेंट्स में कैसा लगा, समझ में आया या नहीं आया। बहुत टेक्निकल चैप्टर को मैं बहुत सिंपल शब्दों में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि आप भी कल जब बिजनेसेस करो एज अ फाइनेंस मैनेजर या कुछ भी तरीके से, तो आपको ये सब ऑलरेडी आता हो, राइट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में कुछ और नई चीजों के साथ। तब तक आप खूब अच्छे से पढ़ाई करो। ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन। आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून। टिल देन सी या, टेक केयर, बाय बाय।